हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आगे हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पहले से हम टॉपिक लेके चले, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। पिछले वाले वीडियो आप प्रारंभ से अंत तक जरूर देखने का, ताकि आपको इतिहास पढ़ने का कुछ आपको आइडिया भी मिलेगा। मेरे को कुछ वीडियो बुक कैसे पढ़ना चाहिए उनके बारे में विस्तृत आपको उसमें बताया गया है, किस किस बुक का अध्ययन करना चाहिए, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में पढ़ते पढ़ते लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए फायदेमंद होगा और मुझे मोटिवेट करेगा, तो मैं कुछ आपके लिए कंटेंट और तैयार करूंगा और उससे आप लोगों को फायदा भी होगा। दोनों तरफ से दोनों पैरेलल चलने और समांतर विकास होगा हम दोनों का, हम सभी का, मेरा भी और आप लोगों के साथ। इसी के साथ साथ मैं अभी टॉपिक पे आता हूं कि पहले वाले वीडियो को मैं आधुनिक भारत के अंदर जो स्वाधीनता संग्राम जो प्रारंभ हुआ था आधुनिक भारत में, उसका हम अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वप्रथम किन किन व्यक्तित्व का योगदान था। और उसके बाद धीरे धीरे उन व्यक्तित्वों के द्वारा एक अन्य लोगों को साथ में जोड़ा गया और उन व्यक्तित्वों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जागृति उत्पन्न की गई थी, और उसके माध्यम से अनेक अन्य लोग भी और पैदा हुए और उन्होंने भी अपने अपने मंच तैयार किए, ताकि इस पीड़ित भारत को इस विदेशी दासता से मुक्त करवाया जा सके। इसमें और भी अन्य लोग थे। पहले वाले हमने 3 विचार सामाजिक सुधारकों के नाम और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और उसमें कुछ मैंने फैक्ट भी बताए थे और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया था, उनका मूल उद्देश्य भी बताए थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अभी हम चलेंगे, देखिए टॉपिक दिया हुआ है कि अन्य व्यक्तित्व के द्वारा भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार। उनके अलावा छोटे छोटे और भी लोगों ने मंच तैयार किए थे। उनका तत्कालीन समय में उनका जो योगदान था वो कोई छोटा योगदान नहीं था, बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा किस मुद्दे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा भारत में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों का जो विरोध किया गया था, तथा उन विरोध के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जो सफल प्रयास किए गए थे, उनका तत्काल समय में बहुत बड़ा योगदान था। और इस योगदान के माध्यम से यहाँ के जो मानवता थी, एक मानव का जन कल्याण तथा उसका हित से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उन लोगों का, कुछ लोगों का हम मंत्र भी पढ़ेंगे यहाँ पे, और कुछ लोगों के नाम भी पढ़ेंगे, कौन कौन लोग, किस किस लोगों का योगदान था। इस प्रकार ये सेशन पूरा हम पढ़ने वाले। ये सेशन उन लोगों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो राजस्थान सरकार तथा अन्य केंद्र सरकार के द्वारा या फिर अन्य राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं की परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चला था उसका एक सामाजिक और धार्मिक पक्ष पढ़ूंगा। सामाजिक और धार्मिक पक्ष के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अध्ययन करवाऊंगा। ये सेशन पूरा उसी में चलने वाला है। इसके बाद हम फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चलेंगे कि ये जो बहुत बड़ा हमारे भारत के अंदर एक बदलाव आया था, बहुत बड़ी एक क्रांति हुई थी, जो कि लगभग 150-200 वर्षों तक चली थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ था। और जो प्राचीन काल में भारत जिस स्थिति में था, वो स्थिति हमने प्राप्त की थी। तो इन व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा योगदान था, और इन व्यक्तित्वों के द्वारा जो भारत में जनहित में जो कार्य किए गए थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब इन लोगों ने क्या क्या प्रयास और किए थे, इन 3 विभूतियों के अलावा हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उनमें आगे हम चले तो एक ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने 1875 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। नंबर 1 पे ज्योतिबा फुले। कब? 1875 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधन समाज, इन्होंने सत्य शोधन समाज की 1875 में स्थापना की थी।
इस समाज, इस मंच के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और तत्काल परिस्थिति में समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। और सत्य शोधन समाज के साथ साथ उन्होंने 2 बुकें भी लिखी। उनकी जो पुस्तकें थी, पुस्तकें 2 पुस्तकें थी। नंबर 1 पे थी गुलामगिरी, जो कि तत्कालीन भारत की परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया गया था। और दूसरा था सार्वजनिक सत्य धर्म। नंबर 2 पे थी सार्वजनिक सत्य धर्म। ये 2 पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया था। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। अब ज्योतिबा फुले के बारे में यदि पढ़ना है तो 1875 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। 2 पुस्तक लिखी थी। इन पुस्तक के माध्यम से तत्काल अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को समाप्त करने या खत्म करने के लिए लोगों को जन जागृत इन्होंने किया था। इसके बाद 1875 में एक थियोसॉफिकल समाज की स्थापना भी अमेरिका में की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। वो भी एक अमेरिकी महिला थी। नंबर 2 पे कौन थी? उस महिला का नाम था ब्लाउत्स्की, पेट्रोवना ब्लाउत्स्की। इन्होंने 1875 में अमेरिका में किसके समाज की थी स्थापना की थी? उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। इसके माध्यम से भारत के जो कुछ लोग बाहर रह रहे थे, अमेरिका में विदेशों में रहे थे, उन लोगों को जोड़ने के लिए और इस मंच की स्थापना की थी। उसके बाद हेनरी विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे हेनरी विलियम डेरोजियो। इन्होंने क्या किया था? हेनरी विलियम डेरोजियो थे, उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका भी योगदान महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। उसके बाद हिंदू धर्म से संबंधित जो लोगों ने हिंदू धर्म समाज या हिंदू समाज के अंदर जो प्राप्त उत्पन्न कुरीतियों को समाप्त करने के अलावा कुछ मुस्लिम सूफी आंदोलन भी चले थे। उसमें मुस्लिम धर्म से संबंधित भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के अंदर एक शांतिमय वातावरण तैयार करना, सहिष्णुता का वातावरण तैयार करने का बहुत प्रयास किया गया था। उसमें एक था अहमदिया आंदोलन, जो गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा चलाया गया था। गुलाम अहमद कादियानी, इनके द्वारा एक अहमदिया आंदोलन इनके द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। ये गुलाम अहमद कादियानी थे। ये भी एक समाज धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। उन्होंने भी समाज के अंदर प्राप्त व्याप्त अनेक बुराइयों को समाप्त करने का भारत के अंदर प्रयास किया था और एक मंच तैयार करने का प्रयास किया था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उनके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक मंच तैयार किया था। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने भी अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन
यहाँ पे जो यहाँ के अलीगढ़ में जो रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, धार्मिक शोषण हो रहा था, ये सामाजिक जो बुराइयां थी उन्होंने जकड़ रखा था, साथ में आर्थिक शोषण हो रहा था, उन लोगों को जागृत करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके बाद हम देखें तो समाज के अंदर शिशु हत्या और सती प्रथा, इनसे संबंधित जो कानून 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राममोहन राय ने किए थे। 1856 में एक हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। कौन थे वो व्यक्ति? को ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू पुनर्विवाह है अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम से भारत के अंदर जो कुछ बुद्धिजीवी थे, जो यहाँ के जो धर्माधिकारी थे, जो समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर भी जो लोग थे, इन्होंने बहुत बड़ा इसका विरोध भी किया था। और इसका विरोध का सामना ईश्वर चंद्र विद्यासागर को करना पड़ा था, क्योंकि ये एक पुराने रीति रिवाज थी, उनकी एक संस्कृति के अंदर जड़ें जमा चुकी थी। तो लोगों के दिमाग से मानसिक जो बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मानवता जब केंद्र बिंदु में रहती है तो फिर इनका जो मानसिक परिवर्तन आसानी से हो जाता है। जब 1829 ईस्वी के अंदर जो सती प्रथा पे रोक लगी थी, तो उसके बाद जो व्यक्ति जिसका मृत्यु हो जाती थी और जिसकी पत्नी विधवा हो जाती थी, तो उनका जीवन पूरा संघर्ष में था। उनका जीवन एक नरक के समान उनको जीना पड़ता था। तो इस दुविधा से, यानी एक स्त्री के उत्थान के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया था कि ये दोबारा शादी कर सकते हैं। तो पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये लाया गया था। इसी के साथ इन लोगों के द्वारा भिन्न प्रकार से ये विश्वविद्यालय, स्कूलें भी खोली गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागृत किया गया था। साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो जिस प्रकार की कुरीतियां थी, उनको वेदों का आधार मान करके किया गया था। और तत्कालीन परिस्थितियों में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मंचों के माध्यम से इनका प्रतिरोध किया गया था। इसके साथ ही मैं अभी इस जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक सुधार से परिप्रेक्ष्य थे, जो हमारे जो पहले वाले वीडियो थे, 2-3 वीडियो पहले के, 4-5 वीडियो पहले के, और ये वीडियो है, इसमें मैं सामाजिक जो सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, हिंदू धर्म में सुधार करना, हिंदू समाज में सुधार करना, मुस्लिम समाज में सुधार करना और ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरण किया जा रहा था उस पर रोक लगाना, लोगों की मानसिकता चेंज करना, बदलाव करना, इन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया था। हिंदू धर्म और संस्कृति को इन्होंने बचा के रखा था। हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए इस चैप्टर को हमने धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ा था, स्वाधीनता संग्राम को, ये यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद जो आगे वाला हम वीडियो देखेंगे वो हम अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में उसके बाद किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा था। अभी देखिए 19वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें 19वीं शताब्दी समाप्त हो रही है और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो जा रहा है। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन लोगों के द्वारा जो छोटे छोटे मंच तैयार करने के लिए लोगों को संगठित किया गया था, तब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यदि आप देखोगे तो छोटे छोटे मंच बन गए थे, छोटे छोटे संगठन बन चुके थे। लेकिन उन संगठनों के मध्य किसी भी प्रकार की एकता का अभाव था और इस एकता के अभाव के कारण ही 1857 की जो क्रांति हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी वो असफल हो गई थी। सिर्फ तो सिर्फ इन संगठनों में आपसी तालमेल नहीं था, इन संगठनों के बीच में किसी भी प्रकार का संचार का साधन नहीं था और इन संगठनों को आपस में ये भी पता नहीं था कि हम यहाँ पे संगठन बनाए, ऐसा संगठन कोई और भी इस प्रकार से कोई ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा है क्या, इस प्रकार का इन लोगों को आपस में किसी भी प्रकार का पता नहीं था। इसलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे राज था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन चला गया था।
अभी 1857 के बाद जो भी रूल रेगुलेशन बनने लगे थे वो ब्रिटिश महारानी के द्वारा बना करके भारत में थोपे जाने लगे थे। और अभी फिर अत्याचार बढ़ रहा था। अत्याचार ब्रिटिश सरकार नहीं कर रही थी, अत्याचार बीच के अंदर जो बीच की कड़ी जो एक पद सोपानिक थी, जो भारत के अंदर पद स्थापित जो लोग ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी थे वो लोग अत्याचार ज्यादा कर रहे थे। ऊपर से यदि 5-10% अत्याचार के प्रति उनको बल दिया जा रहा था तो इधर पहुंचते पहुंचते 70-80% अत्याचार। वहां पे 2 रुपए की मांग यदि भारत से हो रही थी कि इतना मतलब भारत से इनकम होनी चाहिए, तो उससे कई गुना ज्यादा यहाँ से लोग, यहाँ के जो कलेक्शन अधिकारी थे वो लोग करने लग गए थे। बीच में भ्रष्टाचार एक परम सर्वोच्च बिंदु पे पहुंच गया था। जितना पैसे यहाँ की जनता से शोषित कर करके यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी रखते थे, लेते थे, वो पूरा का पूरा धन वहां पे नहीं पहुंचता था, सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता था, वो अपने स्वहित के लिए अपने पास रख लेते थे। लेकिन अल्टीमेटली भारत के अंदर जनता का आर्थिक शोषण हुआ था। उसके बाद देखिए आप 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे जो पहले वाले जो छोटे छोटे मंच थे और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कुछ शिक्षित हो गए थे, उन्होंने उन मंचों को एक साथ एक मंच बनाने का प्रयास किया गया जो 1885 ईस्वी के अंदर बन भी गया था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया था। 1885 के बाद एक मंच बना और इस मंच का ब्रिटिश अधिकारी यानी ब्रिटिश सरकार को भी फायदा हो रहा था और इस मंच से भारत को भी, भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो लोग थे जो अपनी आवाज उठाना चाहते थे, तो वो संगठित होकर के इस मंच के माध्यम से उस आवाज उठाने के लिए एक मंच बन गया था। उनको भी फायदा हुआ, तो दोनों साइड से फायदा हुआ था। ब्रिटिश सरकार अपने हितों की पूर्ति के लिए 1885 का जो कांग्रेस जो एक मंच बना था वो बनाया था, और भारत के जो लोग, यहाँ के जो लोग थे, अपनी आवाज उठाने के लिए बनाया था। तो दोनों का तालमेल बैठ गया था। वो मैं आगे बताऊंगा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मंच बना था 1885 में, उसके पीछे किन किन लोगों का क्या हाथ था, उसका उद्देश्य क्या क्या था। दोनों साइडों में उद्देश्य थे। यदि भारतीयों का हित पूर्ण हो रहा था तो फिर ब्रिटिश सरकार उसको बनाने नहीं देती, और यदि ब्रिटिश सरकार स्वयं बनाती तो भारतीय उसको प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ाने देते, तो फिर नहीं बढ़ता। ये दोनों हाथों वाली ताली है, दोनों हाथों से ताली बजाई थी, तब ये ताली बज गई थी और एक मंच तैयार हो गया था। और इस मंच के पीछे क्या क्या उद्देश्य रहेगी थे, कौन अपना हितों की पूर्ति करना चाहते थे, वो हम आगे वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो अभी जो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में जो हम आगे वाला वीडियो सेशन प्रारंभ करेंगे, उसमें हम सर्वप्रथम 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति से पहले बने अनेक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, और उन संगठनों के मध्य आपसी तालमेल का अभाव था, उसका कारण क्या था वो पढ़ेंगे। उसके बाद इन संगठनों को आगे चल करके बड़े संगठन के साथ जोड़ना, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 1885 का जो कांग्रेस है जो संगठन बना था उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आगे वाला क्लास जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एक एक बिंदु, एक एक पहलू पे हम बताएंगे कि कौन सा संगठन कहाँ पे बना था, उस संगठन के पीछे क्या कारण था, और इन संगठन को बढ़ावा देने के लिए किन किन लोगों का योगदान था। इस प्रकार से हम आगे वाली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार की रटने वाली प्रक्रिया हम यहाँ पे नहीं चलाने वाले। हम एक इंजॉयमेंट यानी आनंद लेते हुए इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस आधुनिक भारत के इतिहास का हम आनंद पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे आपको बड़ा मजा आने वाला है, और उससे मतलब एक प्रकार से इंजॉय करते हुए आप इस अध्याय को समझने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप आसानी से समझ जाओगे कि उससे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ क्या था और उसका परिणाम फिर आगे भारतीयों को कैसे मिला था। ये सब आपको आगे वाले सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और सेशन को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखने का, तभी ये भारत का इतिहास समझ में आएगा। इतिहास को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतिहास का जो समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो जब समझ में आ जाएगा तो इतिहास समझने में बड़ी आसानी होगी। और इस क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, और इसी के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, आज से यहीं पे विराम दे। जय हिंद, जय भारत।